वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज की सबसे बड़ी ख़बर और बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है कि आलमगीर तरीन ने सुसाइड कर लिया। मैं ये लफ्ज़ देना नहीं चाहता था, लेकिन हकीकत यही है कि उन्होंने सुसाइड किया है 63 साल की उम्र में। और एक लेटर छोड़ा है और उसमें बताया गया है कि किसी बीमारी की वजह से उन्होंने ये सुसाइड की है। बहुत ज़्यादा तंग थे, लेकिन ये बात कुछ हज़म नहीं हो रही। मैं आपको बता देता हूँ कि वो पेप्सी के ऑनर हैं। पाकिस्तान में जो भी प्लांट हैं पेप्सी की, उसके ऑनर आलमगीर तरीन हैं, जंगीर तरीन के भाई हैं, जो कि बहुत बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन हैं। और साथ में मुल्तान सुल्तान, जो कि 2011 में वर्ल्ड चैम्पियन रही और दो दफ़ा रनर अप भी रही, और बहुत ही महंगी, सबसे महंगी तरीन टीम के मालिक। मेरे ख्याल से कोयटा जैसी कोई 6-7 टीमें वो ख़रीद सकते थे उस प्राइस में, और लाहौर और कराची इवन के उसके करीब भी नहीं पहुंचती। बहुत ज़्यादा महंगी, 6.5 मिलियन डॉलर, यूएस डॉलर्स की इसकी प्राइस थी। और उसके ऑनर आलमगीर तरीन बहुत ही कामयाब शख्स, और उन्होंने अपनी लाइफ में शादी नहीं की, उनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन अब सुनने में आया था कि उनकी मंगनी हो चुकी है। और दिसंबर में उनकी शादी थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा बंदा सुसाइड क्यों करेगा, क्या वजह है। ये सिर्फ एक मिस्ट्री है। इस पे यकीन करना कि बीमारी की वजह से, और इस एज में, जिस एज में वैसे भी कोई लोग बीमारी को टेंशन नहीं लेते, 63 एज बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, ये तो अब क्योंकि उनके भाई भी बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने बात दुबई है, लग तो यही रहा है, हकीकत नहीं समझ आ रही कि वो इतने कामयाब शख्स, पाकिस्तान के अमीर तरीन अशखास में से एक, पावरफुल भाई के, जंगीर तरीन के भाई हैं। और बहुत ही कामयाब, और कई बिजनेसेस हैं। मिनरल वाटर का भी बिज़नेस है सबसे बड़ा इनका, और इसके अलावा भी कई बिजनेसेस हैं। दोनों भाई के डिफरेंट बिजनेसेस हैं। वो शुगर मिल और दूसरी मिल्स वगैरह पे जंगीर तरीन का बिज़नेस है, लेकिन इनका जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक और मिनरल वाटर से रिलेटेड, और इसके अलावा बहुत सारे बिजनेसेस हैं। लेकिन समझ नहीं आई कि एक तो उन्होंने शादी क्यों नहीं की, और दूसरा वो शादी इतनी लेट कर रहे थे। अब उनकी मंगनी हो ही गई थी, तो उसके बाद उन्होंने ये एक्शन क्यों लिया। कोई ज़िम्मेदारी भी उनके सर पर इतनी ज़्यादा नहीं थी, भाई भी उनके कामयाब थे। ये तो अब मिस्ट्री जिस वक्त सॉल्व होगी, लेकिन जो मीडिया में बताया जा रहा है और जो चीज़ें सामने आ रही हैं ज़राए के मुताबिक, वो यकीन नहीं आ रहा। उस पे यकीन करना जो है ना, बहुत मुश्किल हुआ है। अल्लाह पाक उनके घर वालों को तमाम को हौसला दे, सब्र दे, हमारी यही दुआ है। लेकिन बहुत बड़ा लॉस है, और इस पे हम सिर्फ अफसोस कर सकते हैं, और उम्मीद कर सकते हैं कि अगर बिहाइंड द सीन कोई और वाक़या है इस सुसाइड के अलावा, तो उस पर पूरा पूरा एक्शन होना चाहिए, और आवाम को पता होना चाहिए कि क्या हुआ हकीकत में। अच्छा जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं आज के मैच की, नीदरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड। क्या खूबसूरत मैच हुआ, और बहुत ही बेहतरीन नीदरलैंड जो है क्वालिफाई कर गया है। और पाकिस्तानी जितने भी हैं वो नीदरलैंड को, वो साउथ अफ्रीका वाला मैच, वर्ल्ड कप वाला, आप सबको याद होगा कि 1% भी चांसेस नहीं थे कि नीदरलैंड साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हराएगा, और इन्होंने हराया, जिसकी वजह से हम सेमीफाइनल में जाने के काबिल हुए। और पाकिस्तान में बड़ी कदर की नज़र से देखा जाता है नीदरलैंड को। उसके बाद से बहुत ज़्यादा फैंस हैं, बहुत पसंद करते हैं। और हमारी ख्वाहिश भी ये थी कि अगर ज़िम्बाब्वे नहीं आता तो फिर नीदरलैंड को पाकिस्तान का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये आसान हरीफ नहीं होगी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जिन दो टीमों के पास टेस्ट स्टेटस था, ज़िम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़, वो दोनों आउट हो चुकी हैं वर्ल्ड कप से। और श्रीलंका और नीदरलैंड जो है कंफर्म हो गई हैं कि अब क्वालिफाई कर गई हैं वर्ल्ड कप के लिए। और पहला मैच ही पाकिस्तान का जो है वो नीदरलैंड के साथ होगा। पाकिस्तानी टीम को इसको इजी नहीं लेना चाहिए, और बाबर आजम ने भी कहा है कि
हम किसी भी वेन्यू पे खेलने के लिए तैयार हैं, चाहे वह अहमदाबाद हो, कोई भी हो। मिकी आर्थर की से भी पूछा गया तो मिकी आर्थर ने भी बताया कि वेन्यू की तब्दीली में ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान वाले मैच पे बात हुई है, लेकिन पाकिस्तानी टीम किसी भी वेन्यू पे खेलने के लिए तैयार है। अच्छा, नीदरलैंड और स्कॉटलैंड के मैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बहुत इंटरेस्टेड मैच हुआ। 2-2 75 रन थे। एक वक्त में लग रहा था कि स्कॉटलैंड ही जीतेगा, लेकिन नीदरलैंड ने बहुत उम्दा बैटिंग की। लीडे ने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग करके अपनी टीम को हमकिनार किया और वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया। और ये टीम कई दफ़ा इस तरह के काम कर चुकी है कई मैचेस में। कभी 15 ओवर में स्कोर चेज़ करना हो 150 प्लस तो ये कर जाती है। और इसी तरीके से बहुत ही उम्दा लगा, बहुत अच्छा खेल पेश किया। और पाकिस्तान को ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह की टीम को इजी नहीं लेना, जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन लड़कर और जिसके अंदर हंगर हो जीतने का। उस टीम के साथ बहुत ही फेयर और अच्छे तरीके से खेलना पड़ेगा। उसको इजी लेंगे तो पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ज़का अशरफ जो हैं वो सिलेक्शन कमेटी के लिए मोहम्मद हफीज़ से रब्ता किया है। सुनने में आ रहा है कि हफीज़ को चीफ सेलेक्टर बनाया जा रहा है। इसके अलावा मोहसिन हसन ख़ान और सलीम यूसुफ को सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर लिया गया है। और शुएब अख्तर को भी कोई बड़ा ओहदा देने की ऑफ़र हो रही है और उम्मीद है कि शुएब अख्तर भी जो हैं वो इस सिलेक्शन कमेटी में शामिल हो जाएंगे। मैंने जैसे आपको बताया था कि जब ज़का अशरफ आए तो 4 महीने के लिए हैं। अब 4 महीने के बाद आपको पता पाकिस्तान में इलेक्शंस भी हैं और इलेक्शंस के बाद हुकूमत चेंज हो सकती है, तो फिर बोर्ड में दोबारा इलेक्शंस होंगे। तो बेहतर यही है कि इनको भी टेम्परेरी बनाया, परमानेंटली नहीं आए ज़का अशरफ। और राशिद लतीफ़ की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि ज़का अशरफ जो है उन्हें चाहिए कि जो अहल सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं उनसे ही मशावरत करके पीसीबी के टीम बनानी चाहिए। और पीसीबी के जो भी फ़ैसले हैं अहल लोगों के से मशावरत करके करना चाहिए। उन्होंने इन सेकंड वर्ड ये कह सकते हैं कि इस जो चेयरमैन है या इस ये जो टीम आ रही है इस पे अदम एतमाद का मुज़ाहिरा किया है। और उन्होंने सिर्फ यही मशवरा दिया है कि सिलेक्शन या टीम के जितने भी आपने फ़ैसले लेने हैं वो अहल बंदों के साथ मशवरा करके ही लें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।